तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार हमहु त्रियोग समारिके। कल से हमने तीन लोक के बारे में सामान्य जानकारी लेना शुरू किया था। कल हमने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीन लोकों में, ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में और अधोलोक में वात विलय कैसे है, उसको किस प्रकार से घेरे हुए हैं, इनकी चर्चा कल हमने की थी। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की तो चर्चा की, उसके अंदर होने वाली त्रसनाड़ी की भी चर्चा की। साथ में वात वलय कहाँ कहाँ है, किस प्रकार से है, उसका क्या स्वरूप है, इसके बारे में भी कल अपन ने चर्चा की थी। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम तीन लोग भी और फिर सामान्य रूप से जम्बूद्वीप की भी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी आपके सामने यह तीन लोक का नक्शा जो कल हमने देखा था, वह देख चुके थे, यह देखा था हमने। देखिए, इसकी चर्चा कल हमने की थी। यह तीन लोक था, इस तीन लोक के बीच में त्रसनाड़ी थी। कल दो तीन लोगों का बाद में प्रश्न उत्पन्न हुआ, चर्चाएं हुई, उस बेस पे मैंने कल व्हाट्सएप पे जम्बूद्वीप ग्रुप पे तीन गाथाएं भी भेजी और उसकी टीका भी भेजी। उसकी चर्चा करते हुए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कई लोगों का यह जवाब भी था कि अधोलोक में 8 पृथ्वियां हैं, किसी ने कहा 7 पृथ्वियां हैं, किसी ने कहा 9 पृथ्वियां हैं। देखिए, कल अपन जो चर्चा कर रहे थे, वह चर्चा इन पृथ्वियों की कर रहे थे। पहली बात ध्यान देना, जो मैंने गाथाएं आपको व्हाट्सएप पे भेजी है, गाथा नंबर 144, त्रिलोक सार पेज नंबर 155, वह जो गाथा है, उस गाथा की एक लाइन पढ़ के फिर अपन उसका विस्तार करेंगे। लोक का आकार 1.5 मृदंग के सदृश कहा गया है, जिसमें अर्ध मृदंग आकार में अधोलोक है। इसी अर्ध मृदंग आकार में रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियां हैं। मुझे मूल बात यहां पर यह बतानी थी, अर्ध मृदंगाकार क्यों बताया? अधोलोक, देखो मृदंग मतलब दोनों कोने में छोटा होता है, बीच में थोड़ा बढ़ जाता है, चौड़ा होता है। तो आप यदि सोचोगे कि जैसे यहां से नीचे देखोगे और इसके ऐसा ही इस तरफ आकार बढ़ेगा तो मृदंग का बन जाएगा, और इतना ही दिखाई दे रहा है, यह अर्ध मृदंग का आकार हो गया। यहां से यहां तक ऐसा ही आकार इस तरफ जुड़ जाए तो मृदंग बन जाएगा। इस प्रकार से यह अर्ध मृदंगा अर्ध मृदंगाकार यहाँ पे अर्ध मृदंगाकार आपको दिखाई दे रहा है। एक 2 मिनट सिर्फ।
हाँ देखिए, अभी इस अर्धमृदंग आकार में यह हमने 7 पृथ्वियां देखी थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 8वीं पृथ्वी यहाँ पर नीचे नहीं। जो आपने शास्त्रों में 8वीं पृथ्वी सुनी है, वे 8वीं पृथ्वी अधोलोक में नहीं है, बल्कि ऊर्ध्वलोक में 8वीं पृथ्वी है, जिसका नाम है ईशक प्राद्वार पृथ्वी। आपको त्रिलोक सार का पेज नंबर 475 और गाथा नंबर 556, इसमें आप देख लेना। इसका मैंने जम्बू द्वीप पे फोटो भी आपको भेजा है। तो यह जो फोटो है, इस फोटो में आपने देखा होगा 3 लोक के मस्तक पर आरूढ़ ईशक प्रागभार नाम वाली 8वीं पृथ्वी है। इसकी चौड़ाई और लंबाई क्रमशः 1 एवं 7 राजू तथा बाहुल्य 8 योजन प्रमाण है। जब हम ऊर्ध्वलोक की चर्चा करेंगे तो ऊर्ध्वलोक की चर्चा करते हुए उस समय इसके बारे में विस्तार पढ़ेंगे। अभी तो इतना ध्यान रखना कि ईशक प्राद्भार जो पृथ्वी है वो 8वें नंबर की पृथ्वी है, और वह 8वें नंबर की पृथ्वी यहां पर है। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, देखिए, ये जो सामने आपके दिखाई दे रहा है, ये ईशक प्राद्भार पृथ्वी यहां पर है, और वे 8वें नंबर की पृथ्वी कही जाती है। इसीलिए यहां पर जो 7 पृथ्वियों की चर्चा है, 7 ये पृथ्वियां नरक की है। यहाँ पर 8 पृथ्वी नहीं है, 7 ही पृथ्वियां होती है। समझ में आया? कल जो चर्चा चली थी और प्रश्न था, उसका जवाब मैंने यहाँ पर दिया। अब आज थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो चर्चा इस प्रकार से कि अंत में दोनों को, 2-3 लोगों को प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि ये जो आप दिखा रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो नारकी जीव क्या यहाँ से यहाँ तक है कि सिर्फ त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं? ध्यान देना, नारकी जीव तो त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। नारकियों के बिल भी त्रस नाड़ियों में ही है, क्योंकि जिन बिलों में नारकी जीव उत्पन्न होते हैं, वे बिल भी त्रस नाड़ियों में ही है। लेकिन यह जो नरक का मतलब, ये अपने जो कल नाम देखे थे ना, 7 प्रकार के पृथ्वियों के नाम, इन्हें 7 प्रकार की पृथ्वी फैली हुई तो ऐसी है यहां से इस कोने तक, लेकिन नारकी जीव और नारकियों के बिल इसमें ही त्रसनाड़ी में होते, क्योंकि बाहर होंगे तो नारकी जीव त्रसनाड़ी के बाहर उत्पन्न होंगे, और त्रसनाड़ी के बाहर उत्पन्न होंगे तो फिर इस त्रसनाड़ी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए त्रस जीव त्रसनाड़ी के बाहर उत्पन्न नहीं होते, और त्रसनाड़ी के बाहर उत्पन्न एकेंद्रीय जीव या स्थावर जीव ही होते हैं। इसलिए सभी के सभी नारकी जीव इस त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। लेकिन वात वलय यहां से यहां तक है, और पृथ्वियां, पृथ्वियां मतलब नरक, पृथ्वियां कहने की बजाय जो नरक है उनकी वस्तु स्थिति, उनका स्थान यहां से यहां तक फैला हुआ। ठीक है, इसकी चर्चा तो कल अपन ने की थी। आज हमें थोड़ी सी ऊर्ध्वलोक की चर्चा करते हुए हमें मध्य लोक की चर्चा प्रारंभ करनी। देखिए, आपके सामने यह ऊर्ध्वलोक दिखाई दे रहा है। ये ऊर्ध्वलोक 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और सिद्धशिला, इससे भरी हुई यह ऊर्ध्वलोक की व्यवस्था है। इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ऊर्ध्वलोक का प्रमाण तो अपने देखा था। ऊपर से बीच तक 7 राजू है। इसमें 1 राजू और 7 राजू ऊंची, मध्य लोक तक की ही बात कर रहा हूं, उसके नीचे की बात नहीं कर रहा हूं।
इसलिए त्रसनाड़ी मध्य लोक से ऊर्ध्वलोक तक 7 राजू रूपी त्रसनाड़ी है। अब इस त्रसनाड़ी में 16 स्वर्गों की चर्चा यहाँ पर आती है। देखिए, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहां से यहां तक 1.5 राजू का पहला स्वर्ग, 1.5 राजू का दूसरा स्वर्ग नहीं, 2 स्वर्ग, सौधर्म और ईशान। 16 स्वर्गों के नाम आपको तत्वार्थ सूत्र में मिलेंगे। वहां पे सूत्र भी है, सौधर्म, ऐशान, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार आदि। वो सूत्र आप वहां पे पढ़ लेना। अभी यहाँ पर अपने को देखना है, ये जो पहला 1.5 राजू योजन ऊंचा, यहाँ पे 2 स्वर्ग, सौधर्म और ईशान, ये पहले 2 स्वर्ग यहाँ पर पाए जाते। आगे ऊपर 1.5 राजू में आगे के 2 स्वर्ग पाए जाते। यहां से ऊपर आधे आधे राजू का प्रमाण है। फिर आगे ऊपर के आधे राजू में 2 स्वर्ग पाए जाते हैं। इसके ऊपर आधे राजू में 2 स्वर्ग पाए जाते हैं। उसके ऊपर आधे राजू में 2 स्वर्ग पाए जाते हैं। इसके ऊपर आधे राजू में 2 स्वर्ग पाए जाते हैं। इसके ऊपर आधे राजू में 2 स्वर्ग और इसके ऊपर आधे राजू में 2 स्वर्ग। ऐसे ऊर्ध्वलोक में 1.5 राजू, 1.5 राजू, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आधे आधे ऐसे 6 राजुओं का जो प्रमाण है, इन सब में मिलकर 16 स्वर्ग होते हैं। फिर आगे ग्रैवेयक, 9 अनुत्तर, 5 अनुदिश, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ऐसे यहाँ पर ऊपर 3 स्वर्गों की व्यवस्था है और उसके बाद ऊपर सिद्ध शिला। इस प्रकार से यह ऊर्ध्वलोक की व्यवस्था होती है। ऐसे अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, ये 2 व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर देखी। अभी हमें चर्चा करनी है, यह मध्य लोक के बारे में चर्चा करनी है। मध्य लोक की चर्चा करते हुए अभी हम देखेंगे, पहले दिन अपने देखा था, देखिए 1-2 मिनट में आपको दिखाऊं। हाँ, ये देखिए, आपको अभी दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। ये 3 लोक के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। अभी आगे चर्चा करनी है आज मध्य लोक के बारे में। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये त्रसनाड़ी है। इस त्रसनाड़ी में यहां से नीचे अधोलोक, यहां से ऊपर ऊर्ध्वलोक। ये जो फ्लैप दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैंने इसलिए निकाले हैं समझने के लिए कि जो भी स्वर्ग के विमान हैं, ये ऐसे बिना आधार के हैं। इसका कोई आधार नहीं होता, आकाश के आधार पर ही ये विमान टिके हुए हैं। इसके एक एक प्रतर, प्रतर मतलब क्या, जैसे 3 मंजिली बिल्डिंग है तो दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, पहली मंजिल, ऐसे ही यहाँ पर विमान सब जगह फैले हुए हैं। ऐसे प्रतर होते हैं और ऐसे अलग अलग प्रतरों का समूह पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग में होता है। फिर अलग अलग विमानों के समूह के प्रतर तीसरे और चौथे स्वर्ग में होते हैं। अब वो प्रतर कैसे होते हैं, विमान कैसे होते हैं, उनकी चर्चा अपन ऊर्ध्वलोक में समझेंगे। अभी मुझे आपको यहाँ इतना ही बताना था कि ये जो प्रतर दिखाई दे रहे हैं, ये बिना आधार के होते हैं और व्यवहार से कहा जाए तो लोक का जो आकाश है और वात है, हवा है, इसके आधार से ये टिके हुए हैं। जैसे अपन उदाहरण लेवे कि गाड़ी होती है, गाड़ी पूरे 4 पहियों पर टिकी हुई है, लेकिन सिर्फ 4 पहियों पर नहीं,
यदि उन पहियों में हवा ना हो तो गाड़ी नीचे बैठ जाएगी, चल नहीं पाएगी। तो इतनी बड़ी गाड़ी, इतना वजन उन पहियों में होने वाली हवा के प्रेशर पर टिका होगा। आप प्रेशर कुकर तो हर लेडीज किचन में यूज करते हैं, प्रेशर कुकर तो आपको पता है, लेकिन प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है, वह सीटी उस प्रेशर कुकर में प्रेशर हुआ जो हवा है, उस हवा के प्रेशर से ऊपर उठती है और सीटी बजती। तो ऐसा मत समझना कि हवा में कोई ताकत नहीं। इसी प्रकार से यह वात वलय हो या हवा हो, आकाश हो, इसके आधार से यह सब विमान टिके हुए हैं। और सर्वार्थ सिद्धि के आधार से सोचे तो ये सब विमान अपने अपने आधार से टिके हुए हैं। ठीक है, निश्चय से अपने आधार से टिके हुए हैं और व्यवहार से आकाश के आधार से टिके हुए। ऐसे ये सब ऊर्ध्वलोक के विमान हैं। और यहां बीच में जो हमने पहले 1.5 राजू का प्रमाण देखा था ना, उस 1.5 राजू के प्रमाण में ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है मध्यलोक। इस मध्यलोक की चौड़ाई 1 राजू बाय 1 राजू इतनी है। और इस मध्यलोक की ऊंचाई, इस मध्यलोक के बीच में एक मेरु पर्वत है जिसका नाम है सुदर्शन मेरु। इस सुदर्शन मेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतनी मध्यलोक की ऊंचाई। सुदर्शन मेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन है, इसलिए मध्यलोक की ऊंचाई 1,40,000 योजन गिनी जाती है। इस प्रकार से 1,40,000 योजन ऊंचा इतना मध्यलोक है। और इस 1,40,000 योजन के ऊपर सब ऊर्ध्वलोक कहलाता है। आया समझ में? तो अभी तक तो हमने इस नक्शे में सिर्फ मध्यलोक को डंडी के समान देखा था, लेकिन इतना नहीं, तो वास्तविक मध्यलोक 1,40,000 योजन इतना ऊंचा होता है। और उसके ऊपर स्वर्ग की व्यवस्थाएं शुरू होती। आया समझ में? अब ये क्यों नहीं दिखाया जाता सामान्य नक्शों में? क्योंकि 7 राजू या 14 राजू के सामने 1,40,000 योजन बहुत ही कम प्रमाण कहलाता है, इसलिए उसको यहाँ पर सामान्य नक्शों में नहीं दिखाया जाता। लेकिन जब हम मध्यलोक की चर्चा करेंगे तो उसमें 1,40,000 योजन उतना मध्यलोक का प्रमाण है। अब जिन्होंने अष्टानिका पर्व के शुरुआत में देखा होगा उनको पता होगा, लेकिन जो नए लोग हैं या जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए यहाँ पर आज सामान्य चर्चा करेंगे और फिर जम्बू द्वीप की ओर बढ़ेंगे। इस मध्यलोक में जो प्रमाण 1 राजू बाय 1 राजू है, इसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं। ध्यान देना, मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं उससे आपको इसका अर्थ ख्याल में आएगा, भाव भाषण होगा। असंख्यात द्वीप समुद्र, अनंत नहीं कह रहा हूं, असंख्यात कह रहा हूं। असंख्यात किससे कहते हैं? जो संख्या के द्वारा नहीं नापा जाए, 1 2 3 4 5 6, इनको कहते हैं संख्या। तो इस मध्यलोक में द्वीप और समुद्रों की संख्या ऐसे आंकड़ों के माध्यम से नहीं नापी जा सकती। इसीलिए यह मध्यलोक में द्वीप और समुद्रों की संख्या उपमा मान के माध्यम से समझाई जाती है। उसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं, पहले इसको समझ लेवे। इसीलिए ये असंख्यात द्वीप और समुद्र कहने के पीछे उद्देश्य यह है कि इसमें जो द्वीप और समुद्र हैं, यह संख्या के द्वारा नहीं नापे जा सकते। संख्या जहां पे खत्म होती है उसके आगे भी द्वीप और समुद्रों की संख्या है। इसीलिए इन द्वीप और समुद्रों को असंख्यात कहा जाता है। इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पर्वत के बाजू में होने वाला पहला द्वीप, जिसका नाम है जम्बू द्वीप,
और सबसे अंतिम होने वाला समुद्र, इसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, और अंतिम समुद्र, अंतिम क्यों कहा? क्योंकि असंख्यात हो तो भी उसका अंत तो आएगा ना, अनंत का अंत नहीं आता, संख्यात का और असंख्यात का अंत तो आता है। इसीलिए यह अंतिम समुद्र है जिसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और ये चार दिशाओं में भूमि होती है। यह भूमि क्या है? इसको कर्म भूमि कहते हैं। कर्म भूमि क्यों, उसकी चर्चा अभी अपन करने वाले हैं। इस प्रकार से यह जम्बू द्वीप, प्रथम द्वीप और अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र। इस स्वयंभू रमण समुद्र के पहले जो द्वीप होता है इसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, ये सबसे बड़े और सबसे चौड़े द्वीप और समुद्र है। इनसे बड़ा समुद्र और द्वीप दूसरा कोई नहीं। दौला में ऐसा एक सामान्य कथन आता है कि ये स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र इस मध्यलोक के आधे भाग को व्यापते हैं, और आधे भागों में बाकी के द्वीप और समुद्र आते हैं। इस प्रकार से कथन वहां पे उल्लेख आता है और उसको वहां पे सिद्ध भी किया है। इसलिए एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने आपको यह बात बताई। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों से भरा हुआ यह मध्यलोक है। इसमें सर्वप्रथम शुरुआत होती है द्वीप से, उसके बाद समुद्र, उसके बाद द्वीप, उसके बाद समुद्र, द्वीप, समुद्र, द्वीप, समुद्र, ऐसे क्रमशः एक द्वीप और एक समुद्र की रचना होती। उसमें पहले द्वीप, दूसरा द्वीप, तीसरा द्वीप, यहां तक तो समुद्र और द्वीपों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन इसके आगे जो द्वीप का नाम होता है वही समुद्र का नाम होता है। इसलिए पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, पहला समुद्र है लवण समुद्र, दूसरा द्वीप है धातकी खंड द्वीप, दूसरा समुद्र है कालोदधी समुद्र, तीसरा द्वीप है पुष्करवर द्वीप, तीसरा समुद्र है पुष्करवर समुद्र। इस प्रकार से ये दो द्वीप और समुद्रों को छोड़ो तो आगे सभी जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम होता है। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों तक द्वीप और समुद्रों की रचना हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें से दो तीन विशेषताएं आपको बताऊं जो यहां पर उल्लेखनीय है और समझने योग्य है। देखिए, यह आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह है मध्यलोक। इस मध्यलोक में होने वाली रचना जो अभी हम चर्चा कर रहे थे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ी विशेष जानकारियां दे रहा हूं। देखिए, बीच में द्वीप, समुद्र, द्वीप, समुद्र, द्वीप। तीसरे नंबर का द्वीप कौन सा है? पुष्करवर द्वीप। इस पुष्करवर द्वीप के बराबर बीच में एक पर्वत है। पुष्करवर द्वीप कितना है? यहां से लेके यहां तक अखंड पुष्करवर द्वीप है, खंड खंड नहीं है, ये एक ही अखंड पुष्करवर द्वीप है, यहां से लेके यहां तक। इस पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम मानुषोत्तर पर्वत है। मानुषोत्तर पर्वत क्यों? क्योंकि इस पर्वत के आगे मनुष्य गति धारण करते हुए नहीं जा सकता। ये नियम है
कि मनुष्य गति धारण किया हुआ जीव, तो वह भले ही विद्याधर हो, भले ही सामान्य जीव हो, वह इस पर्वत के आगे नहीं जा सकता। अपनी विद्याओं के बल से वह इसी के अंदर होगा, इसके आगे नहीं जा सकता। इसलिए इसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। तो तीसरे द्वीप के बीचों बीच मानुषोत्तर पर्वत है। इसके कारण इस द्वीप को दो भागों में विभाजित किया गया है। यह है द्वीप के अंदर का भाग, यह है द्वीप के बाहर का भाग। ध्यान देना, इस मानुषोत्तर पर्वत के बाहर से लेके स्वयंभू रमण द्वीप के अंदर तक, क्या कहा, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर से भाग से लेके अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप के अंदर के भाग तक। अंदर क्यों कहा? क्योंकि यह स्वयंभू रमण द्वीप यहां से यहां तक है, इतना चौड़ा फैला, ये यहां से लेके यहां तक पूरा एक स्वयंभू रमण द्वीप है। इसके बीच में भी एक पर्वत है। इस पर्वत के कारण यह स्वयंभू रमण द्वीप भी दो भागों में विभाजित हुआ। तो इस मानुषोत्तर पर्वत के बाहर से लेके स्वयंभू रमण द्वीप में होने वाले पर्वत के अंदर के भाग तक यहाँ पे जघन्य भोग भूमि होती है। समझ में आया? मानुषोत्तर पर्वत के बाहर से लेके स्वयंभू रमण द्वीप के अंदर के भाग तक यहाँ सब भोग भूमि होती है। और यहाँ के जो द्वीप है, इसके ऊपर भोग भूमियां तिर्यंच जीव होते। अब इस स्वयंभू रमण द्वीप के बीच में होने वाले पर्वत से लेके लोक के अंतिम छोर तक कर्म भूमि कहलाती। इसलिए ये चारों कोने में कर्म भूमि है, द्वीप है और भूमि है, और वो भी कर्म भूमि है। और इस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ये सब कर्म भूमि कहलाती। इसको कहते हैं ढाई द्वीप। बीच वाला पहला द्वीप, ये दूसरा द्वीप, और मानुषोत्तर पर्वत के कारण हुआ आधा द्वीप। ये हुए ढाई द्वीप। जो अभी तक आपने सबने ढाई द्वीप की रचना सुनी होगी, ढाई द्वीप देखने के लिए भी कहीं ना कहीं आप गए होंगे। तो ढाई द्वीप कौन से? पहला जम्बू द्वीप, दूसरा और ये तीसरे का आधा, ये पूरा और ये आधा। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप और तीसरा पुष्करार्ध द्वीप। ऐसे ढाई द्वीप कहलाते हैं। और ढाई द्वीप का यहां से यहां तक उसकी चौड़ाई 45 लाख योजन होती। इसी प्रकार से ये जो 45 लाख योजन चौड़ाई है, इतनी ही ऊपर जो अभी मैंने आपको दिखाई थी सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की होती। क्योंकि इसी ढाई द्वीप से जीव मोक्ष चले जाते हैं। ढाई द्वीप के बाहर से कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता। इसलिए मोक्ष जाना हो तो जीवों को ढाई द्वीप में ही जन्मना पड़ेगा। इसीलिए यहां से जीव सीधा मोक्ष में जाता है। तत्वार्थ सूत्र आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जीव जब निर्वाण को प्राप्त होता है तो जिस स्थान से निर्वाण प्राप्त करता है उसी स्थान से ऊपर सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो। कोई जीव यहां से निर्वाण को प्राप्त हो रहा है तो सीधा यहां से ऊपर जाकर सिद्ध शिला में विराजमान हो। कोई जम्बू द्वीप से जा रहा है, कोई धातकी खंड से जा रहा है, जहां से भी निर्वाण को जाएगा तो यहां से सीधा ऊपर सिद्ध शिला पे जाके विराजमान हो। वो कहीं आड़ा टेढ़ा नहीं जाता। इसीलिए 45 लाख योजन की यह ढाई द्वीप की रचना है। इसलिए 45 लाख योजन की ऊपर सिद्ध शिला होती। इस प्रकार से इस मध्यलोक में इन द्वीपों की और समुद्रों की रचना भी है। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि देखिए, इसमें कुछ समुद्र ऐसे हैं जिनका पानी जल के समान होता है। टेस्ट मतलब कहते हैं ना, स्वाद। तो कुछ समुद्रों का पानी तो स्वाद के लिए अलग अलग होता है। कुछ समुद्रों का पानी तो जल के समान होता है और बाकी समुद्रों का पानी
क्षीर के समान, दूध के समान होता है। क्षीरोदधि समुद्र आपने सुना है ना, जो जम्बू पांडुक शिला पर तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। उस जन्माभिषेक के समय में क्षीरोदधि समुद्र से जल लाया जाता है। उसका स्वाद क्षीर मतलब दूध जैसा होता है। यहाँ पे लवण समुद्र है। लवण समुद्र का स्वाद, लवण मतलब नमक, नमक जैसा खारा रहता है। इसी प्रकार से वारुणी नाम का समुद्र है, इसका स्वाद अलग प्रकार का होता है। उसके बाद क्षीरोदधि समुद्र है, इसका स्वाद क्षीर जैसा है। इस प्रकार से अलग अलग स्वाद को लिए हुए यह सब समुद्र होते हैं। ऐसी समुद्रों की रचना इस मध्यलोक में होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये असंख्यात द्वीप समुद्रों से घिरा हुआ यह मध्यलोक कहलाता है। इस मध्यलोक के बीचों बीच जो द्वीप है, उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि जम्बू द्वीप में जम्बू नाम का वृक्ष है। अकृत्रिम जिनालयों से सहित वह वृक्ष होता है। वृक्ष मतलब भूमि का एक आकार वृक्ष के समान होता है। अब वो कैसा है, क्या है, उसकी चर्चा अपन जम्बू द्वीप के विस्तार में करेंगे। इस वृक्ष के कारण इस जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। इस जम्बू द्वीप में बीचों बीच सुदर्शन मेरु पर्वत है। इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच यह सुदर्शन मेरु है। इस सुदर्शन मेरु के चारों ओर घेरा हुआ जम्बू द्वीप है। अब इस जम्बू द्वीप में पर्वत भी है, नदियां भी है, क्षेत्र भी है, जीव भी है, और यह सब जीव अपने अपने परिणामों के कारण कर्म को धारण करते हुए कोई निर्वाण को प्राप्त होता है, कोई नरक में जाता है, कोई तिर्यंच गति में जाता है, कोई देव गति में जाता है। ऐसे यह जम्बू द्वीप में होने वाले जीवों की अवस्थाएं होती है। इसी जम्बू द्वीप में अकृत्रिम जिनालय भी है। इन सब की चर्चा अभी हमें क्रमशः आगे करनी है। इस प्रकार से यह अकृत्रिम जिनालय क्षेत्र पर्वतों से और जीवों से घिरा हुआ यह सुंदर जम्बू द्वीप है। यह जम्बू द्वीप कैसा होगा, उसकी रचना कैसी होगी, यह अभी हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज का विषय अभी यहीं पे रुकते हैं। सामान्य तीन लोक की जानकारी लेते हुए अभी यहीं विराम लेता हूं। किसी को कोई सवाल हो तो 1-2-4 मिनट में पूछ सकता है। उसके बाद आगे की प्रवचन की श्रृंखला अपनी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत भाई। अगर कोई प्रश्न है तो जरूर आंसर अभी हम लोग यहाँ पर देंगे। आपका एक बेसिक क्वेश्चन था, वो ग्रुप कैसे जुड़ना है, उसकी लिंक यहाँ पर चैट बॉक्स में आप देख सकते है किसी को कोई शंका? हाँ, कीर्ति जी लोमकर औरंगाबाद, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जय जिनेन्द्र, ये बाहर के जो 4 कोने हैं वहां पे कर्म भूमियां है ना? बिल्कुल कर्म भूमि है। तो फिर वहाँ मनुष्य रहते हैं क्या, कौन रहता है वहाँ? अब मेरे को बताइए, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं हो सकते, तो यहाँ पे मनुष्य तो रहेंगे क्या? फिर कर्म भूमि में कौन रहेगा फिर? तिर्यंच गति के जीव रहते हैं। अच्छा, वो कर्म भूमि तिर्यंच कहलाते हैं। यहाँ पे भोग भूमि तिर्यंच है, यहाँ पे कर्म भूमि तिर्यंच कहलाते। चलिए, और अनुराधा जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
ढाई ढाई द्वीप के आगे मनुष्य विद्याधर नहीं जाते हैं, नहीं जा लेकिन सकते। जब समुद्र घाट के लिए समुद्र घाट के लिए जब आंध्र प्रदेश निकलते हैं तो वो कैसे, कहाँ कहाँ? देखिए, जब जी तीर्थंकरों का समुद्र घात होता है जी तो तीर्थंकरों का समुद्र घात होता है, हाँ केवली समुद्र घात कहलाता है उसको। हाँ तो केवली समुद्र घात, केवली तो यहीं पर विराजमान है, ये ढाई द्वीप के हाँ बाहर तो केवली है नहीं। तो यहां से उनके आत्म प्रदेश दंड, कपाट, हाँ हाँ तो प्रतर और लोकपूरण, इन 4 प्रमाणों में फैल जाते हैं। तो अच्छा डंडे जैसे पहले लंबे होते हैं, फिर कपाट जैसे चौड़ाई में भी बड़े हो जाते हैं, फिर हाँ प्रतर मतलब सब जगह फैलते हैं, और लोकपूरण मतलब पूरे लोकाकाश में। लोकाकाश अच्छा मतलब इस प्रकार से फैलते हैं, इसके बाहर अच्छा नहीं जाते। और फिर हाँ वैसे ही संकुचित होते हुए यहाँ पे आके इस जहाँ पे उनका मूल शरीर है उसके अंदर हाँ समा जाते हैं। मतलब ढाई द्वीप के आगे भी जाते हैं? आगे तो जाते ही जाते हैं, सिर्फ ढाई द्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ, त्रसनाड़ी जी, के बाहर भी जाते हैं, त्रसनाड़ी के बाहर भी जाते हैं। बिल्कुल पूरे लोकाकाश में फैलते हैं। इसका एक बराबर। आधार मेरे को त्रिलोक सार का अभी याद आया, लेकिन हाँ कल आपको बताता हूँ। जी अभी तो बराबर। आपके प्रश्न का जवाब मिला, इसकी विस्तार थोड़ी सी है, वो विस्तार में कल बताऊंगा। चलिए अभी तो श्वेता, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया आपको। चलिए श्वेता ठीक है, जी जैन, आप अनम्यूट करें। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए आप। मुझे ये पूछना था कि वेजिटेरियन आपकी आवाज वो क्लियर क्या नहीं आ रही, सिर्फ थोड़ा सा नजदीक लेके बोलिए तो आवाज आ जाएगी। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आ रही आवाज आ रही है। मुझे ये पूछना था कि जो सीरियल होते हैं वो, हाँ हाँ वो सिर्फ ढाई द्वीप में ही, हाँ हाँ, सीरियन कहाँ कहाँ होते हैं? ढाई द्वीप में ही होते हैं कि बाहर भी होते हैं? तिर्यंच जीव तो पूरे लोकाकाश में फैले हुए हैं। अच्छा। आवाज तो आ रही है ना आपको? दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आवाज आ रही है। हाँ मुझे आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ 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 ठीक है। अब देखिए, ठीक है। तिर्यंच जीव तो, हम्म। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपको? स्टार्ट हाँ हो रहा देखिए, है। हाँ ये तिर्यंच जीव है ना, ये पूरे इस लोकाकाश में फैले हुए हैं। कहीं पर भी नहीं है ऐसी, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी तिर्यंच गति के जीव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये यहां पर सब जगह फैले हुए हैं। तो यहाँ पे मध्यलोक में तो है ही, ढाई द्वीप में भी है, ढाई द्वीप के बाहर भी है, स्वयंभू रमण समुद्र में भी तिर्यंच है, वो तो महामत्स्य को तो आपने सुना है। और फिर यहाँ पर भी सब जगह फैले हुए हैं। ऐसे तिर्यंच गति के जीव तो सब जगह फैले हुए। ठीक है, चलिए अभी प्रश्न तो बहुत है पर समय हो गया है, हाँ ठीक। तो शेष प्रश्नों को हम कल ले सकते हैं, कल आपके प्रश्न ले लेंगे। अभी आगे की गतिविधि के लिए अनुभव जी। आपके चैट बॉक्स में ग्रुप का